वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो नेशनली नहीं इंटरनेशनली जानी मानी हस्ती हैं। इनको सभी लोग जानते हैं यूट्यूब के जरिए। और सर, इनका नाम है आईपीएस राजेश पांडे। तो सर से हम उन्हीं की जर्नी के बारे में जानेंगे, उनकी बायोग्राफी। जी जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत हमें अपना धन्यवाद इतना आपका, आप भी वैल्यूबल आए, टाइम इतनी दिया। दूर से आए यहाँ पर। हम लोग थोड़ी देर साथ बैठे, कैमरे के सामने बैठे। थैंक यू। जी सर। तो सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ का रहा है। मेरा जन्म स्थान प्रयागराज का है, जी। जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, अब इसका नाम प्रयागराज है। और प्रयागराज में शहर में ही एक मुट्ठीगंज मोहल्ला है, बहुत पुराना, जो पुराना प्रयागराज है, पुराना इलाहाबाद शहर है, उसमें मुट्ठीगंज मोहल्ले में वही मेरा जन्म स्थान है। और मेरा गांव भी वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 35-40 किलोमीटर पे एक गांव है लालापुर। जी। 12 तहसील में एक गांव लालापुर है। हम लोग मूल रूप से वहीं के रहने वाले हैं। और अभी गांव से नाता कभी हम लोगों ने तोड़ा नहीं है। लेकिन मैं पैदा शहर में हुआ, पढ़ा लिखा शहर में ही। ओके। तो सर, अगला मेरा सवाल ये है कि आपकी स्टडीज़ जो कि 12th लेवल तक, और फिर आपने कॉलेजेस कहाँ से कंप्लीट किए। मैंने शुरुआत की थी वहाँ पर इलाहाबाद में एक सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट है, सीपीआई कहते हैं। तो उससे अटैच एक डिमॉन्स्ट्रेशन स्कूल हुआ करता है, जहाँ टीचर्स की जब ट्रेनिंग होती है सीपीआई में, तो उनके लिए, उनकी समझ के लिए या एक सरकारी स्कूल था। 1 से 5 तक मैं वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन, बेसिक डिमॉन्स्ट्रेशन स्कूल कहते हैं उसको, मैं बेसिक डिमॉन्स्ट्रेशन स्कूल में था। और फिर उसी कैंपस में एक कोने में बेसिक डिमॉन्स्ट्रेशन स्कूल अटैच्ड सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट यूपी। और उसके एक कोने में जीआईसी है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। एक ज़माना था जीआईसी उस समय सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन हुआ करता था जब हम लोग थे वहाँ। यूपी बोर्ड के टॉपर्स कपिल देव त्रिपाठी, मेहरोत्रा जी, तमाम बहुत ढेर सारे टॉप 10 में हमेशा हम लोगों के ज़माने में जीआईसी इलाहाबाद के लड़के हुआ करते थे। वहीं से इंटरमीडिएट किया, बीएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, और एमएससी भी वहीं से किया। और वहीं मैंने रिसर्च बॉटनी में की थी। सर, जैसा मैंने सुना है कि आपका जैसे वो फैमिली बैकग्राउंड था वो लाइक कोर्ट से संबंधित था। पिताजी आपके शायद कचहरी में कहीं वर्किंग थे। मेरे फादर डिप्टी रजिस्ट्रार थे ओके। हाई कोर्ट में। जी। और वहाँ से एज डिप्टी रजिस्ट्रार रिटायर हुए थे। अब तो काफ़ी पहले उनका देहांत हो गया। रिटायरमेंट के बाद हम लोग नौकरी में आ गए थे, उसके बाद उनका देहांत हुआ। तो सर, वो जो जर्नी थी आपकी, जो फैमिली बैकग्राउंड था वो एक, जैसे सर डिप्टी रजिस्ट्रार थे आपके जी पिताजी, जी और आपकी जर्नी आईपीएस में एंटर हुई। जी। तो इस बीच का क्या सर। नहीं, देखिए, कैसे। ये सर्विसेज में आने में बहुत कम लोग, 1% या उससे भी कम लोग ऐसे होंगे जो जिनका मन चाहा मिलता है। हम जब एक बार सिविल सर्विसेज में या स्टेट सिविल सर्विसेज में जाते हैं, तो हम, हमारी परफॉर्मेंस पे हमें सर्विस का अलॉटमेंट मिलता है। बहुत अच्छे नंबर मिले तो हम एसडीएम हो गए या आईएएस हो गए, थोड़ा कम मिले पीपीएस हो गए, आईपीएस हो गए, और कम मिले तो और नीचे की सर्विसेज हैं। तो अब ये मैटर ऑफ चॉइस नहीं रह गया, क्योंकि अब इसका कंबाइंड, ऐसा नहीं है कि हम आईएएस नहीं होना चाहते, हम सिर्फ आईपीएस का अलग से जो एग्ज़ाम होता है उसको देंगे, या हम केवल पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे। अब कंबाइंड सारे, सिविल सर्विसेज में भी स्टेट सर्विसेज में भी कंबाइंड एग्ज़ाम होता है। मेरिट में जो जहाँ आएगा वो सर्विसेज इसको मिलेंगी। और एक बार आ गए, समझ लिया उसको, तो फिर इसी में सब हो गया, कट गया। जी। राइट। सर, इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा, इस जर्नी के दौरान कई समस्याएं भी आती हैं जब इंसान बिल्कुल ग्रो आई। करता है। तो कोई ऐसा मेंटर रहा होगा आपकी लाइफ में, चाहे वो आपके पिताजी हों या कोई ऐसा भाई या दोस्त, जिसने आपको हमेशा कंटिन्यूस सपोर्ट रखा। देखिए, मेरी मदर, और मदर मेरी पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरे ख्याल से 4th या 5th तक पढ़ी थी। लेकिन उनको सीखने की, जानने की, दुनिया को समझने की, वैल्यूज़ को समझने की, समझाने की, उनको बहुत ज्ञान था इस बात का। तुम क्या पढ़ोगे, आज क्या पढ़ाया गया। फादर तो खैर ठीक ही है, पढ़े लिखे थे, अपने ज़माने के डबल एमए थे। और इंग्लिश पे बड़ा कमांड था उनका, वो इंग्लिश एमए थे इंडिपेंडेंस से पहले के। तो वो तो पढ़ाते थे, लेकिन बाकी जो चीज़ें सामाजिक रूप से क्या व्यवहार होना चाहिए, पढ़ने किस समय खाना खाओगे,
ये इन सब चीज़ों की कांस्टेंट मॉनिटरिंग हम ही सब सभी भाई बहनों की हम लोग की मदर करती थी। हम लोग मदर से ज़्यादा नेचुरल भी है, मदर से ज़्यादा नज़दीक थे और उन पर उनका बड़ा गहरा प्रभाव है हम लोगों के ऊपर, सभी भाई बहनों के ऊपर। सर हमने जो सुना है कि आपने एक उत्तर प्रदेश में दो ऐसी यूनिट का गठन किया था जो कि एसटीएफ और एटीएस के नाम से है, उसके बारे में सर कुछ जानना चाहेंगे थोड़ा। देखिए ऐसा है ना कि ये मैंने आपको मैं आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ, 90s का दशक बहुत ख़राब था पुलिसिंग के लिए। जी। अपराध अपने चरम पे था, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं बाकी सब जगह भी। और उस समय एसटीएफ या ऑर्गेनाइज क्राइम से लड़ने के लिए या एक किसी अपराधी विशेष से लड़ने के लिए एक यूनिट की ज़रूरत, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उस समय कुछ स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई कि एक अपराधी ने अपने चीफ मिनिस्टर को मारने तक की सोच ली या उनकी, लोग कहते हैं, सुपारी ले ली। ऐसा अजय राज शर्मा साहब ने, जो पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी रहे, हमारे यहाँ एडीजी एलओ भी रहे और डीजी बीएसएफ भी रहे, उन्होंने अपनी किताब में ये बात लिखी, क्योंकि ये उनकी और चीफ मिनिस्टर के बीच की कन्वर्सेशन थी कि हमें मारने की सुपारी उसने ली है। तो जब एक किसी अपराधी का इतना दिमाग खराब हो जाए और बाकी चीज़ें एक्शन में पता लग रही हैं कि बड़े बड़े ऐसे लोगों को जिनसे लोग डरते थे कांपते थे, वीरेन शाही जैसे लोगों को, उनका उनका भी मर्डर उसी ने किया, तो दिमाग में ये आना वाजिब होता है कि भाई अब बहुत हो गया, अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और सिविल पुलिस के पास उतने संसाधन नहीं हुआ करते थे। हम लोगों ने तब भी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन तब फिर एक स्पेशल यूनिट का गठन किया गया। शुरुआत में हम जो दो तीन चार लोग थे उनमें से थे। और ठीक ऐसी ही बात जब इंडियन मुजाहिदीन ने तमाशा शुरू किया 2007 में 8 में, सीरियल ब्लास्ट हुए कचहरियों में और एकदम से बुरा हाल हो गया, तब यूपी को भी, देखिए लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा सिर्फ 6 देशों की पॉपुलेशन है, एक देश के बराबर है। तो स्पेसिफिक क्राइम के लिए स्पेसिफिक यूनिट का होना ज़रूरी प्रतीत होने लगा। और इसके पहले कभी इतना इस तरह से हुआ नहीं था, इसका आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई थी। तो फिर जब एटीएस बनाई गई, उसमें भी हम जो बनाने वाली यूनिट थे, संस्थापकों की यूनिट थी, उसमें सब्रवाल साहब के साथ मैं भी था। सर इसी के जुड़ा सवाल है, ये है कि आपने इतने सारे केसेस का एक्सपीरियंस किया होगा, कोई एक ऐसा केस जो लगा हो कि यार ये बड़ा टैकलिंग सिचुएशन रही है, इसमें बहुत मैन पावर के साथ दिमाग का भी बड़ा यूज़ रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी आया हो कि यार नहीं ये तो सॉल्व करके ही मानना है। देखिए बात ये, जहाँ तक मुझे ध्यान है, न्यू ईयर डे था, 1 जनवरी का दिन था। मैं एडिशनल एसपी था बाराबंकी में। ओके। खूब धुंध थी, कड़ाके की ठंड थी। हैदरगढ़ थाने में एक बात ये पता लगी कि साहब ये सड़क के किनारे 2 लाशें मिली हैं। मौके पर गए, सब लोग गए, उन लाशों की पहचान का संकट हुआ। एक की तो पहचान हफ्ते भर में हो गई, घर वाले ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, दूसरे की पहचान आज तक नहीं हो पाई। ये पता लगा कि ये लोग लखनऊ किसी ट्रेन से आए थे, उसके बाद यहाँ कैसे पहुँचे ये नहीं पता लगा। ये दिमाग में घूमता रहा कि ऐसा कैसे हुआ। फिर उसके बाद अलग अलग ज़िलों में गए, मेरठ में गए और गाज़ियाबाद गए, वहाँ भी कुछ इसी तरह से लोग सड़क के किनारे जिनका मर्डर किया गया था वो पड़े मिले। धीरे धीरे फिर एसटीएफ में आए और एसटीएफ में भी इनके बारे में पता करना शुरू किया। ऐसे लगभग 200 लोग जो स्टेशन से चले और फिर गायब हो गए, रास्ते में उनकी लाश मिली। इस तरह से स्टेशन से या बस अड्डे से पता करते करते कई साल लग गए इसमें। मैं अलग अलग ज़िलों में अलग अलग कैपेसिटी में रहा। परसू करने वाले भी एक सिवान के बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर आर.के. सिंह। उनका भाई इंजीनियर था, वो दिल्ली से मेरठ के लिए चला और रास्ते में उसकी डेड बॉडी मिली अगले दिन। उन्होंने भी बहुत ढूंढा, कोशिश की, तो ये पता लगा कि कुछ टैक्सियां हैं जो स्पॉट करती हैं ट्रेन में या बस में यात्रियों को जिनके पास अटैची वैटैची हो, या शक्ल सूरत से या
ऐसा लगता हो कुछ पैसा इसके पास मिल जाएगा। पहले से ही उस बोलेरो, ज़्यादातर बोलेरो का इस्तेमाल होता था इस तरह की टैक्सियों में। पहले से उनके गैंग के 4-5 लोग बैठे हुए हैं। उनसे पूछा साहब मेरठ चलेंगे, या उनसे पूछा रायबरेली चलेंगे, या उनसे पूछा सुल्तानपुर चलेंगे। उन्होंने कहा हाँ चलना है, रात का टाइम है, और वो बैठ गए। रास्ते में गमछे से उनका गला दबाया और लूट लिया और लाश को फेंक दिया। अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अब तो स्टेशन से निकलते ही सीसीटीवी में आदमी कहीं न कहीं आ जाएगा। धीरे धीरे ये संख्या पहुंची 250 फिर गैंग ये लोकेट हुआ, और फाइनली जब मैं एसपी सिटी मेरठ था शायद, तब कुछ तो हम लोगों ने एनकाउंटर में मार दिए थे। जो इनका सलीम था, सलीम एक बार पुलिस कस्टडी से ट्रेन से कूद के फरार भी हो चुका था, इनाम भी हो चुका था। लेकिन इन 2 सालों में जितनी घटनाएं हुई, फिर वो फाइनली खुली, कुछ उसमें बंद हुए, और उनका जो मुखिया था, उनका जो गैंग लीडर था, वो मारा गया। इस अपराध ने बहुत बेचैन किया था मुझे, मैं बहुत परेशान हुआ था इसके लिए, पता करने के लिए। ये तो बड़ी गंभीर समस्या हाँ, थी, गंभीर लेकिन समस्या सॉल्व ज़रूर हुई। सॉल्व हो गई, टाइम लगा लेकिन सॉल्व हो गई। अच्छा सर, इतना सारा शेड्यूल उस समय बड़ा हेक्टिक का रहता था आपका, कि क्योंकि पुलिस की नौकरी 24 घंटे की नौकरी होती जी है, हर जी। टाइम अलर्ट है, कभी भी फ़ोन कहीं से आ सकता है। तो आपके मन में कुछ ऐसी हॉबीज़ रहती होंगी, कुछ आपके इंटरेस्ट रहते होंगे, आप उनसे कैसे मतलब अपने मन को शांत रखते थे? और देखिए, इंटरेस्ट, हॉबीज़, हॉबी एज सच तो बहुत कोई स्पेसिफिक टाइप की नहीं थी, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत पढ़ने के ज़माने में उस समय थी भी, तो पुलिस ने वो सब कुंठित कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन एक चीज़ जो बची रही, क्रिकेट में इंटरेस्ट था हमारा हमेशा। जब भी मौका मिलता था बच्चों के साथ खेल भी लेता था, कमेंट्री भी देखता था। टीवी में भी मैच के दिन अगर कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो, तो मैं मैच देखना ही पसंद करता था। और जहाँ भी अगर रास्ते चलते कहीं अपनी पोस्टिंग के दरमियान भी कहीं बच्चे क्रिकेट खेलते हुए, वही डंडा लगा के और अलग तरह से खेत में खेल रहे हैं, जी। तो वहाँ उतर के बच्चों के साथ उनकी हौसला अफजाई करके 2-1 गेंद फेंक ली या 2-1 गेंद खेल ली, तो वो, जैसे वो कहते हैं ना, बड़ा दिल के नज़दीक है था वो खेल। खेल तो बहुत से थे, पुलिस में रहने पे हर जगह पुलिस लाइंस में सारे खेलों की सुविधा होती है, लेकिन क्रिकेट जो है वो बड़ा दिल के करीब था। इसके साथ साथ हमने सुना आपको पढ़ने का शौक था, तो आप पढ़ते तो रहते ही थे हाँ, कुछ ना मैं कुछ। पढ़ने का शौक था, किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन जब कभी ट्रेवल में, अब जैसे मान लिया 6 महीने में कहीं निकल ही नहीं पाया, नहीं पढ़ पाया, लेकिन किताब ला के रखी हुई है। चलते समय मैं अपनी पसंद की किताब अपने पास रख लेता था। अगर जैसे किसी पोस्टिंग की जगह से लखनऊ किसी मीटिंग में आना है और 3 घंटे 4 घंटे का टाइम है, तो मैं कोशिश करता था उसमें उन किताबों से, तो वो जो टाइम जिसका और कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसमें ज़रूर मैं किताबें पढ़ता था। इसके अलावा सर एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, आपका कोई ड्रीम, एक सपना ऐसा रहा होगा, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि जब आप, हो सकता है हम जब कभी सर्विंग में होते हैं या बेल्ट की नौकरी में होते हैं, तो कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि अब आप उससे सेवानिवृत्त हैं, तो कि आपके मन में ऐसा कोई ऐसा ड्रीम है कि जो ये कंप्लीट करना ही करना है, और ये थोड़ा बहुत रह गया कुछ? देखिए, जब रिटायरमेंट के कगार पे आदमी आता है, तो उसका ड्रीम तो यही होता है कि उसके बच्चे भी अच्छा करें, और हो सके तो हमसे भी अच्छा करें। जी। क्योंकि हमें जो अपने सपने पूरा करने का समय 30-32 साल हमें हमारी ज़िंदगी ने दिया, उसमें तो सब सपने पूरे हो जाते हैं, और अगर नहीं भी हैं तो उसको उसके बाद नहीं पूरा किया जा सकता। लेकिन जो ड्रीम होता है कि हमारे बच्चे अच्छा करें और हमसे भी अच्छा करें, तो उसमें आधी सक्सेस मिली और अभी आधी सक्सेस हो जाएगी। तो दोनों बच्चों में एक सिविल सर्विसेज में आ गया, एक अभी जूझ रहा है, अगर दोनों हो गए तो वो ड्रीम भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि बाकी और एज सच कोई ऐसी ड्रीम नहीं थी जिनको पूरा करना बाकी रह गया। सर, आपकी इतनी साल नौकरी रही है, आपने इतना सर्व किया है, तो उसी तजुर्बे से मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल जो लड़ाई देखी जा रही है, वो कहीं टेक्नोलॉजी की लड़ाई हो गई है सबसे ज़्यादा, जैसे कि कहते हैं साइबर वॉरफेयर। और पहले जो लड़ाई होती है वो कहीं हाथापाई की थी या मर्डरिंग की थी, हालांकि आज भी है, लेकिन उसका स्तर थोड़ा कम हो गया है, और ये जो कि साइबर का जो स्तर है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसके लिए सर आपके क्या पॉइंट्स हैं, और आगे क्या है इसका फ्यूचरिस्टिक है?
देखिए, साइबर क्राइम आने वाले समय में किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा साइबर क्राइम। कोई फील्ड ऐसी नहीं बचेगी जहां पर ये साइबर क्राइम अपना असर न दिखाए। दिक्कत ये थी कि जिस रफ्तार से ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, उसको कोप करने के लिए पुलिस में इस तरह के नॉलेजेबल लोग नहीं थे कि उससे उससे लड़ सकें। लेकिन अब इसमें भी थी, जैसे पहले आज से कोई 15 साल पहले साइबर क्राइम को डील करने के लिए सिर्फ लखनऊ में एक सेंटर था, फिर एक नोएडा में हुआ, फिर एक आगरा में हुआ। अब हर रेंज में एक साइबर थाना या साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया। अब हर ज़िले में एक साइबर थाना या साइबर पुलिस स्टेशन। पहले हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट कंप्यूटर जानने वाले या कंप्यूटर के स्तर के, अब एक कंप्यूटर ऑपरेटर हर थाने पे रहता है। दूसरा, पढ़े लिखे लड़के भी अब चाहे कांस्टेबल हों चाहे सब इंस्पेक्टर हों, पढ़े लिखे लड़के भर्ती हो रहे हैं। पीपीएस और आईपीएस में भी बहुत अच्छे जानकार साइबर के भर्ती आ रहे हैं। तो अब इनसे हमारी जो ये कमी थी, अब वो धीरे धीरे पूरी होगी। लेकिन ये चैलेंज बड़ा है और ये चैलेंज अभी और आगे बढ़ेगा साइबर क्राइम का। सर मेरा एक यूथ को लेके सवाल है आज की डेट में कि सबसे ज़्यादा जैसे कि यूथ हैं वो बहुत जल्दी, जैसे उनको सक्सेस मिल गया इनिशियल स्टेज में, उन 20s में जब वो हैं, तो वो क्या होता है कि अपने को बहुत वो समझते हैं कि हमने बहुत कुछ अच्छा प्राप्त कर लिया, और वो समाज को लेके उनका इतना डिवोशन नहीं रहता है। तो उस पर सर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि जो ये पीढ़ी है वर्तमान, जो अभी 10 साल पहले दुनिया में आई है और अगले 15-20 साल या 20 साल पहले दुनिया में आई है, अगले 10-15 साल रहेगी, ये ब्लेस्ड जनरेशन है। ईश्वर ने इनको वरदान दिया है। ये पैदा होते ही इनके हाथ में मोबाइल भी है, टीवी का रिमोट भी है, सारी सुख सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी, टेक्नोलॉजी पेट्रोल। है, सब चीज़ें हैं। हम लोग के ज़माने में अगर बहुत कैपेसिटी भी किसी की थी तो पूरे गांव में कभी एक मोटरसाइकिल दिखाई पड़ती थी और 10 गांव में मिला के किसी एक के पास कार हुआ करती थी। अब हर घर में एक कार है, हर घर में 2 मोटरसाइकिल है। और टेक्नोलॉजी इतनी हाई कि आपको कुछ किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ। ऐसे में अगर आपको ईश्वर ने कुछ आपकी काबिलियत से, आपके दिमाग से कुछ इतना दे दिया, तो आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए, एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। नए बच्चों के साथ ये थोड़ी सी दिक्कत है कि ज़रा सा अगर उन्हें कुछ मिल गया तो फिर वो उनका एटीट्यूड, अरे भाई आप समाज के एक अंग हैं। अगला जो आपके साथ का था, हो सकता है वो उतना अच्छा ना कर पाया हो। एक और है जो बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाया, अभी भी वो बेसिक ज़रूरतों से जूझ रहा है। तो आपको उससे चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको साथ लेके चलें, समाज के लिए कुछ करें। अगर आपको ज़्यादा मिल गया है तो आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर दें, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर दें। तो सक्सेस स्टोरीज़ आप देख रहे हैं कि इस समय यंगस्टर्स की सक्सेस स्टोरीज से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। राइट। लेकिन वो कितनी देर तक सस्टेन कर रहा है, इसकी खबरें नहीं मिलेंगी। यस सर। कारण भी यही है कि एक बार उन्हें इतना मिल गया और 5 साल बाद फिर उनकी स्टोरी कहीं आती कि साहब ये फलाने थे। एक पाकिस्तान का कोई बड़ा पॉप सिंगर था, लड़का था, बहुत यंग, 18-19 साल में, और कोई देश नहीं बचा होगा जो जहाँ वो न गया हो, और आज उसका घर, मकान, दुकान सब बिक गया। अभी पिछले 10-15 दिन से ये उसका वीडियो एक वायरल हो रहा है। चलिए, ये तो पाकिस्तान की बात होगी। तमाम हिंदुस्तान में आपके आसपास ऐसे तमाम अचानक सक्सेसफुल हो गए, नेट से सक्सेसफुल हो गए, कोई काम उन्होंने ऐसा कर लिया जिससे उन्हें अचानक बहुत पैसा मिल गया, जिसको कहते हैं जल्दी वाला पैसा मिल गया। और फिर उन्होंने पीछे भी देखना छोड़ दिया, बगल में भी देखना छोड़ दिया, नीचे भी देखना छोड़ दिया, और एकदम अगर हवा में हुए तो नीचे आना ही आना है। किसी का शिखर पे पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन शिखर पर बने रहना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आपको शिखर पर बने रहना है तो सबको लेके चलना होगा। एटीट्यूड बहुत, मतलब ये इससे बड़ा, इससे ख़राब जहर कोई नहीं है। पर्सनालिटी को ख़त्म कर देता है, परिवार को ख़त्म कर देता है, फ्यूचर को ख़त्म कर देता है, बहुत बड़ा जहर है। तो आप उसको अपने अंदर, आप जितने भी बड़े हो जाएं, जितना भी पैसा हो जाए, सौम्यता,
शालीनता और सहनशीलता ये आपके अंदर बढ़ती रहनी चाहिए, आपकी मान, प्रतिष्ठा और पैसे के साथ। सर हमने मुझे तो बहुत कम पता है और शायद वैसे तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपको कई सारे गैलेंट्री अवार्ड्स भी मिले हैं, तो उसमें सर आप कहाँ कहाँ कैसे मिले सर? देखिए, गैलेंट्री अवार्ड जो प्रेसिडेंट देते हैं, जी प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर गैलेंट्री, जी सर। इंडियन पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री इसका पूरा नाम है। जी जी। मेरे पास 4 गैलेंट्री मेडल हैं, चारों अलग अलग। एक शिव प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर का है, एक कलकत्ता में बबलू श्रीवास्तव के पूरे गैंग से मुठभेड़ हुई थी जिसमें 5 लोग मारे गए थे दिन में, पार्क स्ट्रीट में, एक उसका है। एक गैलेंट्री मेडल मेरा है जनपथ में, जब एनकाउंटर हुआ था मेरे सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ था, उसको पोस्टमसली मिला था, हम लोगों को गैलेंट्री मिला था। एक जो है उसका लश्कर ए तोयबा का नॉर्थ इंडिया का चीफ था सालार, उसका एनकाउंटर हुआ था, उसमें मिला है। तो इस तरह से अलग अलग हैं, कुछ पाइपलाइन में थे, कुछ नहीं मिल पाए, कुछ और लोग साथ में उनकी वजह से नहीं मिल पाए। तो ये सम्मान है, सम्मान चिन्ह है। जैसे सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे परिवार को अच्छा लगता है कि आपके काम को रिकॉग्नाइज़ किया गया, आपके काम पर आपको रिवार्ड दिया गया। तो जिस किसी के भी जीवन में इस तरह की बात आती है, प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है। हाँ सर, प्रेसिडेंट से जब अवार्ड मिलता है हाँ तो जी जी। सिर्फ परिवार ही नहीं, आसपास का जो समाज होता है उसको भी बड़ी खुशी होती है कि हमारे गांव से उठा हुआ या क्षेत्र से उठा हुआ जी व्यक्ति। जी जी। सर आखिरी मैसेज व्यूअर्स का मैं आपकी तरफ से जानना चाहता हूँ कि नए यूथ के लिए क्या मैसेज है? देखिए, यूथ के लिए तो यही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पीढ़ी वर्तमान जो चल रही है ये ब्लेस्ड है, ये वरदान इनको है, इनके पास सब कुछ है पैदा होते ही, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका क्या सोशल स्टेटस है, क्या मॉनेटरी स्टेटस है, लेकिन सबको सब चीज़ें उपलब्ध हैं। तो आप इसका सम्मान करिए, आपको जो मिला है उसका सम्मान करिए, आपको जो ईश्वर ने दिया है उसका सम्मान करिए। ज़्यादा मिल गया है तो वो ख़त्म करिए कि हमें बहुत ज़्यादा मिले, शो ऑफ बहुत मत करिए, स्टीडी प्रोग्रेस करिए, साथ में लोगों को लेके चलिए, परिवार के लिए करिए। और ज्ञान का अपार समुद्र उपलब्ध है आपकी जनरेशन में इंटरनेट के माध्यम से, उसका इस्तेमाल करिए। देश का भी कुछ फ़ायदा हो, परिवार का भी कुछ फ़ायदा हो, घर का भी कुछ आपके उद्धार हो। तो लेकिन उसमें डूबिए मत, उसे वेस्ट मत करिए, उसे इधर उधर मत जाने दीजिए, नई जगह इन्वेस्ट करिए और आगे बढ़िए। तो यही मैं कहूँगा कि हम लोगों के ज़माने में तो ये सुविधाएं ही नहीं थी, और आप सारी सुविधाओं से युक्त हैं। वरदान है इस पीढ़ी को कि पैदा होते ही इसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। हम लोगों ने कभी मोबाइल फ़ोन के बारे में सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसी डिवाइस आएगी कि आप कहीं से कहीं, क्योंकि जो टेलीफोन था तार लगा हुआ है, एक जगह है, एक जगह बैठक में या ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, घंटी बजती ही पूरा घर दौड़ के आता है कि किसका फ़ोन है। अब सबके पास अपना अपना मोबाइल फ़ोन है, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। जो नई जनरेशन है वो पैदा होते ही उसके हाथ में एंड्रॉयड है, वो पैदा होते ही दुनिया देखने लगता है उसमें से। तो जो आपके काम का है, जो आपको आगे बढ़ाने में सहयोग दे सकता है, जो आपकी तरक्की में सहयोग, उसका उपयोग करिए, आगे बढ़िए। बहुत चीज़ों में बहुत ख़राब चीज़ें भी हैं, इंटरनेट ने बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं तो ख़राब भी चीज़ें दी हैं, तो आप उसमें मत उलझिए, उसके चक्कर में मत पड़िए। सर रिसेंटली आपकी एक बुक आई है, उसके बारे में सर और हमें बताइए, क्योंकि जनता को शायद अभी कम, वैसे तो है नॉलेज बट कुछ लोग अभी भी देखिए, मेरी अवेयर। किताब आई है, इंग्लिश में है, ऑपरेशन बजूका। ये किताब शिव प्रकाश शुक्ला के पूरे ऑपरेशन के बारे में, किन परिस्थितियों में कैसे कैसे क्या करके आई थी, तो पूरे ऑपरेशन के बारे में है, ऑपरेशन बजूका। जी और अमेज़न पर है ये, और करीब 2 महीने पहले आई है। जी। तो अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट है तो वो ज़रूर पढ़े, पढ़े अपना रिव्यू दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना समय दिया, हमें वैल्यूएबल टाइम दिया।